मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। मार्च की क्लोजिंग का असर, बिजली बिल नहीं पटाने वालों के काटे जा रहे कनेक्शन, विभाग हुआ सख्त। प्रधानमंत्री की आम सभा को सफल बनाने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जुटे तैयारी में, बिलासपुर जिले से 1 लाख लोगों को ले जाने की तैयारी। जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से गई एक व्यक्ति की जान, पीड़ित पक्ष ने जांच कार्रवाई की उठाई मांग। ट्रेन में बैठे यात्री के साथ मारपीट कर की गई लूट, आरपीएफ ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सिरगिट्टी पुलिस को सौंपा। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर में लंबे समय से बिजली बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। करोड़ों रुपए की बकाया वसूली के लिए शहर के विभिन्न जोन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने बार बार नोटिस मिलने के बावजूद भुगतान नहीं किया, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तिफरा जोन के कार्यपालन अभियंता ई मिलिंद पांडे ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उपभोक्ताओं को समय समय पर जागरूक किया गया, लेकिन अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोबारा उन बकायादारों पर कार्रवाई की जा रही है जो लगातार बिजली बिल की अनदेखी कर रहे थे। विद्युत विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिससे बकाया राशि की वसूली की जा सके। अब विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर जारी चालू है, तो इसमें हमारी लगभग 10 टीम रोज जा कर लाइन विच्छेदन का कार्य कर रही है और उपभोक्ताओं से संपर्क करने के पश्चात जिन उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बकाया राशि बहुत दिनों से भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनकी लाइन भी काटी जा रही है। ये टीम में कितने सदस्य शामिल हैं? टीम में जनरली 3-4 सदस्य होते हैं। वो उनको 20-25 कनेक्शन का ये टारगेट रहता है कि दिन में पूरा करें, उस हिसाब से वो काम करते हैं। समझाइश भी दी जा रही है और जो बहुत दिन से जिनका काफ़ी समय लंबे समय से भुगतान रुका हुआ है और ज़्यादा राशि बकाया है, उनकी लाइन विच्छेदन का कार्य भी किया जा रहा है। क्या अभी तक बेनिफिट मिला है इसमें? लगभग लाइन विच्छेदन करने के बाद काफ़ी अच्छी प्रगति आ रही है। काफ़ी लोग लाइन विच्छेदन से बचने के लिए भी पैसा पटा दे रहे हैं और कुछ लोग लाइन कटने के बाद फिर पैसा पटाते हैं। तो इस तरह लाइन विच्छेदन का कार्य अच्छे से चल रहा है और काफ़ी अच्छी प्रगति है। लगभग मास डिस्कनेक्शन हमने पिछले शनिवार को किया था, उसमें 101 लोगों ने 13,20,000 रुपये का लगभग भुगतान किया था, जो हमारी पूरी टीम गई थी जान। आगे किस प्रकार की? आगे भी प्रतिदिन तो लाइन डिस्कनेक्शन कार्य किया जा रहा है, पर शनिवार को एक पूरी संभागीय कार्यालय की जितने अधिकारी हैं सब एक जगह एकत्रित होकर कोई एक जगह पर ये कार्य कर। उसमें भी लोगों को समझाइश दी जा रही थी, जिनका बिल गलत है उनका बिल सुधारने की प्रक्रिया की जा रही थी और वहीं स्पॉट पे बिल सुधार के उनको पटाने। प्रदेश पंचायत सचिव संघ पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल के कारण पंचायतों में ग्रामीण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास, राशन कार्ड जैसे शासन की तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटक रहे हैं। पंचायत सचिवों के काम बंद, कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल से पंचायतों में सभी तरह के कार्य ठप पड़ गए हैं। अब ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है। दूसरी ओर पंचायत सचिवों के हड़ताल को लेकर राज्य सरकार हरकत में आ गई है। सचिवों की मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनके इस हड़ताल को खत्म करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रदेश के सभी सचिव 24 घंटे के भीतर काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सचिव संघ ने
सरकार के इस दमनकारी आदेश की कड़ी निंदा की। प्रदेश सचिव संघ के जिला अध्यक्ष श्याम कार्तिक और तखतपुर ब्लॉक सचिव संघ ने राज्य सरकार के आदेश की कॉपियां जलाई और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल खत्म नहीं करने की बात कही। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किए थे और विधानसभा घेराव के पश्चात 18 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद आंदोलन में बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ पूरे अपने ब्लॉक मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के पूरे सचिव बैठे हुए हैं। अब इसको देखते हुए शासन इतना जल्दी शासन हड़बड़ी में आ गई है। वो जान रहे हैं पंचायत सचिव के बिना पंचायतों में और निचले स्तर से कोई काम होना नहीं है। तो कल अचानक आदेश निकाले हैं कि 24 घंटे के अंदर समस्त सचिव अपने काम पर लौट जाए। तो हम जब तक शासकीकरण नहीं हो जाता हमारा, तब तक हम काम पे वापस नहीं लौटेंगे। इसलिए हम शासन का जो आदेश आया उस आदेश का कॉपी जलाएं। एक ही मांग है, सिर्फ शासकीकरण। और ये मोदी जी की गारंटी में भी बोले गए थे कि हमारी सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर आप लोगों को शासकीकरण का सौगात दिया जाएगा। तखतपुर सचिव संघ के धरना स्थल में आदेश की कॉपियों को जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया गया। साथ ही कहा गया कि अगर उनकी मांग 1 अप्रैल तक पूरी नहीं होती है तो मंत्रालय घेराव के साथ आमरण अनशन किया जाएगा। उसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो आत्मदाह किया जाएगा। ग्राम पंचायत के सचिव 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य करते हैं, तो निश्चित ही अगर एक ग्राम पंचायत के सचिव भी अगर काम को रोक दे तो उस ग्राम पंचायत की जितनी भी मूलभूत सुविधा है, पेयजल है, जन्म मृत्यु है, जो भी ग्राम पंचायत का जो विकास कार्य वो पूरा रुक जाता है। यहाँ तो पूरे करीब 11,500 पंचायत के सचिव हड़ताल में हैं। तो शासन को ये चीज़ पता चल गई है कि सचिव हड़ताल में है, इसके कारण हमारा कोई भी काम नहीं होगा। कोई भी काम का क्रियान्वयन पंचायत सचिव ही करता है। सचिव के हड़ताल में जाने से शासन के सारे काम, महत्वपूर्ण आवास के काम, पेंशन के काम, राशन कार्ड के काम, जन्म मृत्यु काम सारे रुक गए हैं। और जो हमारा मांग है वो हम जनता का काम रोकना नहीं चाहते, बस हमारा मांग है जो उनके घोषणा पत्र में है, हम वही चाहते हैं, उसके लिए ही हम डटे हुए हैं। हालांकि सरकार ने पंचायत सचिवों को जल्द काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सचिव अपनी मांग पर अडिग हैं, उसने सरकार को भी इस दिशा में सोचने मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि इसमें सरकार का निर्देश काम कर पाता है या फिर पंचायत सचिवों की मांग पूरी होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। रविवार को सदर बाजार स्थित वेंकटेश मंदिर परिसर में हिंदू संगठनों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हिंदू संगठन के सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य भी शामिल हुए, जिन्होंने हिंदू एकजुट की बात करते हुए कहा कि मौजूदा समय में जिस तरह से धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसमें सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और किसी हिंदू पर तकलीफ आती है तो उस पर तत्परता से काम करते हुए उस दिशा में उन्हें मदद करनी होगी, तभी इस तरह के मामलों में कमी आ सकती है। बैठक में यह भी तय किया गया कि समाज से एक सदस्य को संगठन से जोड़ा जाएगा ताकि किसी तरह की कोई समस्या होने से वह संगठन तक इस बात को पहुंचाए और यहां से उनका निराकरण निकल सके। हिंदू संगठन की बैठक लगातार आयोजित हो रही है ताकि हिंदू एकजुट हों और जो प्रयास शुरू हुए हैं उसमें सफलता मिल सके। रविवार को हुई इस बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही आने वाले समय में संगठन को और किस तरह से विस्तार किया जाना है, इस पर भी सभी का सुझाव लिया गया। पिछले कुछ समय से हिंदू संगठन से जुड़े लोग जगह जगह पहुंचकर धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। रविवार को भी मोपका क्षेत्र के 4 स्थानों में हिंदू संगठन के सदस्यों ने धावा बोला और धर्मांतरण करने वाले लोगों को थाने तक पहुंचाया। धर्मांतरण का विरोध पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। हिंदू संगठन के लोग धर्मांतरण वाले स्थान में पहुंचकर उनकी मंशा को फेल कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को मोपका के 4 स्थानों में जमकर हंगामा मचाया। विरोध प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। हंगामा के बाद मामला सरकंदा थाने पहुंचा। हिंदू संगठन के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो किसी के घर पे ऐसे नहीं आ सकते। ये घर है, ये चर्च है। आप बाहर जाइए, चर्च नहीं है।
भैया देखिए, हमारे बीच में कुछ अपने बीच के लोग ही गद्दार निकलते हैं जो हमारे धर्म में भटक के दूसरी जगह स्थान में जाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, हमको एक दो चीज़ें ये पता चली कि इन लोग मासूम लोगों को कैसे अपने पास ला के बैठाते हैं और उनका ब्रेन वॉश करके एकदम हमारे हिंदू धर्म में काट के बत्तीफा करवा के उनको हमारे देवी देवताओं के जो मूत करवाना, फोच करवाना एक पद्धति है इनकी जो हमको पता है। कुछ बात भैया देखिए, कोई भी चीज़ें हमको ऐसी पता नहीं चलेगी, हमको बड़ी इनपुट चाहिए रहेगी उसके लिए। जब तक हमारे लोग उनके धर्मांतरण सभा में जाते हैं तभी हमको वो पता चलती कि भैया इस समय धर्मांतरण हो रहा है, इस समय आना है करके। और हमारी टीम अभी मुस्तैद है कि बिलासपुर को धर्मांतरण मुक्त 1 महीने में बना के देना है। ये लिंगियाडी क्षेत्र खुटीपारा के एरिया में लगभग 4 जगह हम लोग पहुंचे हैं जहां हम लोग को मिले हैं जो धर्मांतरण खुले तौर पे करवा रहे थे, और बाकी कई जगह को हमारी खबर मिलते ही वो लोग वहां बंद करके भाग गए हैं। इसमें साफ शब्दों में एक ही कहा जाए, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इस शहर के, इस देश के हर एक इंसान की, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को रोके, क्योंकि वो धर्म को नहीं, वो देश को खोखला कर रहे हैं। अभी आपका लगरा के क्षेत्र में भी जानकारी मिली है, लगभग 100 से ऊपर जगह पे हफ्ते में 3 बार लगता है धर्मांतरण का, जिसके रोकने के लिए हम सब भाई ने ये कसम खा के रखा हुआ है, या तो वो या तो हम। ये तो सिर्फ बहुत छोटा सा है, छोटी सी कड़ी है, ये 1% है। बिलासपुर और बिलासपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इतने बड़े संख्या में धर्मांतरण हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हम लोगों ने 4 जगह एक साथ, टास्क फोर्स टीम जो हमारी है हिंदुओं का, वो 4 जगह एक साथ छापामारी कार्रवाई किए हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं को बुला करके उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको हिंदू से ईसाई कैसे बनाया जाए वो बताया जा रहा था। तो ये जो बिलासपुर में, खास करके बिलासपुर क्षेत्र, यहाँ बहुत बड़े स्तर पे आज तो सिर्फ 4 जगह पकड़े, हमारी तो 40 जगह की तैयारी थी, लेकिन ये लोग भी अलर्ट हो गए हैं। ये मिशनरी वाले जो हिंदुओं को ईसाई बनाते, ये भी अलर्ट हो गए, इनके मन में भी डर है और वो डर होना चाहिए। भैया ये देश को तोड़ने की प्रयास कर रही है, हिंदुओं को नहीं, ये हिंदुओं को कन्वर्ट करके देश को तोड़ने का प्रयास। ये लोग ना सेवा के आड़ में जाते हैं, उनके पास घर घर जाते हैं और एक महिलाओं का ब्रेन वॉश करके, आओ ना आपको ये दिलाएंगे, पैसे कमी है पैसा देंगे, अच्छा बच्चे का इलाज करवाना बच्चे का इलाज करवाएंगे, डर दिखाएंगे, आप लोग नहीं आओगे प्रेयर में तो ऐसा हो जाएगा, आप लोग प्रभु यीशु को नहीं मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये डर दिखाते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, ये मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करके ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। बताया जा रहा है कि समाज के सदस्य माइक और साउंड सिस्टम के साथ सप्ताह में 2 दिन प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं, जहां प्रत्येक गुरुवार और रविवार की शाम बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इस सभा में समाज के लोगों के साथ हिंदुओं को भी बुलाया जाता था। रविवार को हिंदू संगठन के सदस्य जब इन चारों स्थान पर पहुंचे तो यहाँ काफी संख्या में हिंदुओं को बुलाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। यह सभी मामले खास तौर पर ग्रामीण अंचलों से ज्यादा सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों भी कोनी क्षेत्र, रमतला, मस्तूरी के लावर और राजेंद्र नगर के साथ अब जिस तरह से मोपका के 4 स्थानों में यह सामने आया है, उसने कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को भी सजग कर दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रहे हैं। इसे लेकर शासकीय स्तर पर तो तैयारी पूर्ण की जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं और जनता को प्रधानमंत्री की सभा में लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को जिला भाजपा कार्यालय में
बिलासपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उनके कार्यों से अवगत कराया गया, जिसमें उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहभागिता उनके मंडल से सुनिश्चित हो। भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर जिले से लगभग 1 लाख लोगों के कार्यक्रम में शामिल कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विधानसभा के साथ जिले के सभी मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। रविवार की बैठक में जिले के सभी विधायक, वरिष्ठ नेता के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित वरिष्ठ नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर की पावन धरती पर आगमन हो रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जनता में भारी उत्साह है। ऐसे में यह उत्साह कार्यक्रम के दिन भी नजर आए, इसकी तैयारी सभी को करनी है। इसके अलावा बैठक में जिला कार्यकारिणी के साथ मंडल की कार्यकारिणी के गठन पर भी विचार विमर्श किया गया। मंडल के पदाधिकारी हैं, उनके बीच में काम बंटवारा करके उस गाड़ी में बैठाना है। केवल काम हमारा इतना ही है। हर बूथ पे वहां पर अपना कौन सा कार्यकर्ता रहेगा, वो ब्लॉक ऑफिसर को उसकी सूची भी देना है 26 को तय करके कि भाई हमारी पार्टी की तरफ से ये व्यक्ति होगा, और वो दोनों समन्वय करके बस कम से कम पूरी भर जाए, छोटी गाड़ी पूरी। एक नोडल अपना जो कार्यकर्ता है उसको बनाना है, उसकी सूची ब्लॉक अधिकारी को देना है, और ब्लॉक का जो अधिकारी है उनके जो नोडल बनाएंगे लोग गाँव से, उसकी सूची लेना है, उन दोनों का समन्वय बैठाना है। यही हमारा काम है। और जैसा भूपेंद्र जी ने बताया कि हमारे ही जिले से 90,000 का टारगेट है और उसी हिसाब से गाड़ी अलॉटमेंट है। नंबर 2, 25 तारीख तक ये सारे जो मंडल के टेंटेटिव कार्य समिति तक, कार्य समिति में सिंगल नाम भेज देना, बाकी में पैनल बना के 25 तारीख तक भेज दें, जिससे लोग उसके बाद कोर ग्रुप का भी उसमें अनुशंसा होना है। ये दोनों काम जो है प्राथमिकता से करना है। बस यही आग्रह करने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की हायर सेकेंडरी परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेंगी, जिसके लिए छात्र एडमिट कार्ड लेने पहुंच रहे हैं। इसी बीच 2 से 9 अप्रैल के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा JEE मेंस परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से NIT और IIT जैसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। बड़ी संख्या में छात्र ओपन स्कूल परीक्षा के साथ साथ JEE मेंस भी देंगे, जिससे उनके लिए दोनों परीक्षाओं की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण होगा। इस संबंध में प्राचार्य मोहन लाल पटेल ने बताया कि छात्रों को परीक्षा के समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि वे दोनों परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। 26 मार्च से ओपन स्कूल का एग्ज़ाम स्टार्ट है और वो चलेगा आपका 21 अप्रैल तक चलेगा। क्या कुछ तैयारियां की गई सर? तैयारी इसकी हो गई, आज क्वेश्चन पेपर वगैरह है, आंसर शीट वगैरह है, प्रवेश पत्र, सारी चीज़ें लेने के लिए हमारे विद्यालय से गए हुए हैं। आ जाएगा वो हो गया। और बाकी अपने इसके पहले क्योंकि अपना CG बोर्ड का एग्ज़ाम चल ही रहा था, तो उस हिसाब से सारी तैयारियां पहले से ही। 806 स्टूडेंट इस केंद्र में शामिल हो। प्रवेश पत्र चूँकि अभी तक बोर्ड से ही नहीं मिला है, इसलिए भी नहीं मिला है बच्चों को, और जैसे ही बोर्ड से भी मिलता है, लेने गए हुए सारे बच्चों को प्रवेश पत्र मिल जाएगा। शहर के गांधी चौक के पास लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। 4 महीने बीत चुके हैं, अब तक यहां खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। खेलने के एवज में निगम द्वारा जो किराया वसूला जा रहा है, उसे भी लेकर खिलाड़ी नाराज हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित इस स्टेडियम का उद्घाटन नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था। उद्घाटन के बाद से अब तक केवल क्रिकेट ग्राउंड का उपयोग किया जा रहा है, जबकि इंडोर गेम्स की शुरुआत ही नहीं हो पाई है। खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मिनी स्टेडियम में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ चेंजिंग रूम, पेयजल और प्रसाधन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद क्रिकेट ग्राउंड में फ्लड लाइट मैच कराने के लिए आयोजकों से प्रतिदिन 20,000 रुपए किराया वसूला जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है
कि जब इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ रहा है तो सुविधाओं का इंतजाम भी होना चाहिए। विपरीत स्थिति से खिलाड़ियों में मायूसी है। आज हमारा चौथा रोज है यहाँ खेलते हुए और यहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा नहीं है और तो और यहाँ सामाजिक तत्व जो लोग घुस जाते हैं यहाँ और क्या करते हैं कि यहाँ पर मधुमक्खी का छाया है उसको मारते हैं और उल्टा से धमकी देते हैं, क्या कर लोगे कैसे कर लोगे। ना यहाँ चेंजिंग रूम का व्यवस्था है, ना साफ़ सफाई का व्यवस्था है। यहाँ तक कि हम लोग इतना परेशान हुए पिच के नाम से। यहाँ पिच पानी के कारण बहुत हो गया था और उसको ढक देने के लिए बोला गया था कल हमारे द्वारा, उसके बाद भी नहीं ढका। आज हमारा डिले हुआ 2 घंटा और पिच को हम लोग स्वयं मेहनत करके बनाए और उसके बाद खेल रहे हैं। कितनी राशि ली जाती है आपसे प्रति? यहाँ पर 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से लिया जा रहा है और यहाँ पर सुविधा के नाम से कुछ जीरो है। कोई रात्रिकालीन में कुछ पैसे भी बढ़ा दी जाती है? रात्रिकालीन में पैसा बढ़ा दिया जा रहा है और 25,000 रुपये आज हमारा रात्रिकालीन में फाइनल मैच है आज हमारा। तो आए हम जिस दिन बुक किया उस दिन तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी लेकिन यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है। कुछ शिकायत की आप लोगों ने इसे लेकर? बहुत बार फ़ोन किए, बहुत बार बोले लेकिन रिप्लाई नहीं आया। इस प्रकार से और जिस स्तर का यहाँ किराया लिया जा रहा है 20,000 रुपये, तो मुझे लगता है कि यहाँ चेंजिंग रूम भी ठीक से नहीं है, रख रखाव भी ठीक से नहीं है और सबसे बड़ी समस्या है कि बाहर के जो असामाजिक तत्व हैं वो अभी भी इस जगह में पहले अच्छी थी, बनाया अच्छा ग्राउंड, सोच अच्छी थी, लेकिन उसमें एक प्रकार से इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी चूक हो गई है प्रशासन से। ग्राउंड की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है, जितना किराया लिया जाता क्या उस हिसाब से ग्राउंड ठीक है? देखिए ये जो ग्राउंड है वहाँ पर एक हरी घास होनी चाहिए और इसमें पानी का छिड़काव लगातार होनी चाहिए। इस प्रकार का अगर ग्राउंड का रखरखाव होगा तो ये ज़्यादा दिन तक ये स्टेडियम नहीं चल पाएगा, तो इस पर खासकर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। ठीक। यहाँ ओपन ग्राउंड ही शुरू हुआ है जबकि इंडोर ग्राउंड की सुविधा शुरू नहीं हुई है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, स्नूकर, बिलियर्ड, स्टैश कोर्ट और फर्स्ट फ्लोर में वीआईपी लाउंज, इसके अतिरिक्त सर्व सुविधा युक्त जिम का निर्माण भी कराया गया है, लेकिन वे शो पीस जैसे हैं। स्टेडियम की दर्शक क्षमता 850 है। 30 वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था है, लेकिन वाहनों को रखने के लिए पार्किंग शेड नहीं बना है। स्टेडियम में 30 खिलाड़ियों व प्लेयर के लिए 2 पवेलियन, स्पोर्ट्स रूम और लाइब्रेरी का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह सभी बातें इस ग्राउंड में केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं। इस दिशा में ध्यान नहीं देने से खिलाड़ी और आयोजन के लिए मैदान लेने वाले लोगों में निराशा है। ऐसे में नगर निगम को चाहिए कि जिस उद्देश्य के साथ इस मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है वह सार्थक हो और लोगों की दिलचस्पी भी इसमें बढ़े, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम, हरि, राजगुरु और सुखदेव थापर की पुण्यतिथि पर बिलासपुर के शहीद भगत सिंह जगमल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधि विधान से पूजन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, जो यह दर्शाता है कि समाज में बदलाव सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सशक्त विचारधारा से भी संभव है। इस अवसर पर युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी गई। जो देश और राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान किया और खुलेआम कहा कि हमने ये किया। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि भगत सिंह जी ने, एक पत्रकार ने उनसे कहा कि 100 साल पहले, 200 साल पहले मुग़लों का शासन था, तब इस तरह की गतिविधियां क्यों नहीं होती थी। और आज हम ब्रिटिश 100 साल से आपके ऊपर राज्य कर रहे हैं, तब आप हमारे ऊपर सदन में बम फेंकते हैं, हमारा विरोध करते हैं और जो हमारे अधिकारी हैं उनको आप खुलेआम चुनौती देते हैं कि आप भारत छोड़ दीजिए। आप उस समय की इस तरह के लोगों को, तब उन्होंने कहा था कि जो मुग़ल शासक थे वो सारी चीज़ यहाँ छोड़ के गए हैं। ये ब्रिटिशर एक एक चीज़ हमारी ले जाते हैं और बोलते हैं हमारे ब्रिटेन के। तो आप हमारे शोषण करता हैं और ये शोषण करता मैं अपने देश का मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपका विरोध करता हूँ और मेरा विरोध करना आपका मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये भगत सिंह है। आज उनके किए हुए कार्यों पे हम गर्व करते हैं और आज उनको फांसी दी गई थी उस पर देश के लिए गर्व करते हैं। लेकिन ऐसे परिवार जिनके माता पिता को भी मैं प्रणाम करूंगा कि ऐसे सपूत को उन्होंने जन्म दिया, आज उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शहीद दिवस है और हमारे
शहीद जो है भगत सिंह है, राजगुरुदेव जी और सुखदेव जी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है पूरे देश भर में। और भगत सिंह जी ने अपने बलिदान देकर देश को आज़ाद करने के लिए पूरे न्यौछावर कर दिए थे। इसके लिए आज हम उनको नमन करते हैं और पूरे आने वाली पीढ़ी उनको याद करते हैं। उनके बलिदान को, उनकी कहानियों को हम किताबों में पढ़ते हैं तो हमारी खून जो है खौल जाता है। और दुश्मनों के खिलाफ जो भगत सिंह जी ने आवाज़ उठाई, उनको लेकर हम उनको सलाम करते हैं। हम हर साल, हर समय, हर माह, हर सेकंड में हम भगत सिंह जी को हम नमन करते हैं। यहाँ एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के जिला अस्पताल में एक बार फिर से लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। समय पर डॉक्टर के न मिलने के कारण एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के पुत्र विकास साहू ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता की तबीयत शुक्रवार सुबह अचानक बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में डॉक्टरों ने शुगर और बीपी बढ़ा हुआ बताया और वे 2 दिनों से सामान्य स्थिति में अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन रविवार सुबह करीब 4 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनके गले से तेज आवाजें आने लगी। इस पर तुरंत नर्स को बुलाया गया, जिसने डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर ने सामने गेट में ताला लगा होने की बात कहकर आने से मना कर दिया। काफी देर तक डॉक्टर का इंतजार किया गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जब विकास और उनके भाई खुद डॉक्टर को बुलाने गए तब जाकर डॉक्टर आए, लेकिन तब तक उनके पिता की मौत हो चुकी थी। विकास का साफ कहना है कि यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो उनके पिता की जान बच सकती थी। उन्होंने इस लापरवाही के खिलाफ जांच और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुबह 4 बजे आज अचानक से उनका आवाज गले से आया। फिर उसके बाद ना नर्स को मैं बुलाया जिला हॉस्पिटल में। फिर नर्स आए, फिर बोले डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा बोल कर नर्स डॉक्टर को फ़ोन किया। फिर डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद डॉक्टर बोले कि ताला लगा हुआ है सामने गेट में, तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। उसके बाद फिर बोल रहा था, मैं अपने 2 आदमी को लेकर भेजा, 2 भाई था साथ में उसको। उसके बाद वो साइन कर आए। अगर ताला लगा रहता तो कैसे आता वो। फिर नहीं आया, साइन बस किया। उसके बाद फिर नर्स बोली कि आप लेकर आओ डॉक्टर को बुला करके। तो मैं गया, अपने साथ में लेकर आया। उससे पहले ख़त्म हो गया था, 2 घंटे पहले, यानी कि 2 घंटे से बुला रहे थे उनको, नहीं आया। अगर 20 मिनट पहले आ जा रहते ना तो जान बच जा रहता उनका। डॉक्टर का लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर वो टाइम पे पहुंच जाते, 20 मिनट पहले पहुंच जाते ना तो जान बच जा रहता। और बिलासपुर के सेंद्री स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय में ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। वर्तमान में अस्पताल में लगभग 160 से 170 मानसिक रोगी भर्ती हैं, जबकि प्रतिदिन करीब 150 मरीज इलाज और जांच के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रभु चौधरी के अनुसार ई रजिस्ट्रेशन लागू होने के बाद व्यवस्थाओं को लगातार और मजबूत किया जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा अस्पताल में दवाइयों की कमी नहीं हो और सभी आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। इससे मरीजों का इलाज सुचारू रूप से हो रहा है। 2-2.5 महीने से चालू किया हूँ और पहले बहुत आदमी को आके लाइन में लगना पड़ता है, वो घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है और ई रजिस्ट्रेशन भी उसी में है, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन है। इससे जनता को बहुत फ़ायदा हो रहा है कि आदमी को ज़्यादा परेशानी मशक्क़त करना नहीं पड़ता। पर डे की ओपीडी कितनी है? पर डे को ओपीडी 150 प्लस रहती है। अच्छा, और भर्ती कितने लोग हैं? भर्ती अभी 165 के आसपास है।
दवाइयाँ वगैरह की? कोई दिक्कत नहीं, सब पर्याप्त है। शासन की तरफ से मेरे को पर्याप्त सब कुछ मिल रहा है। बिलासपुर के बृहस्पति बाजार में एक नशेड़ी युवक ने जमकर हंगामा किया, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने पहले एक महिला को जान से मारने की धमकी दी, फिर एक सब्जी विक्रेता से कटहल काटने का हथियार छीनने की कोशिश करने लगा। इस हरकत से गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक आदतन नशेड़ी है और अक्सर इस तरह की हरकतें करता है। इस पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक की करतूत कैद हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी की वजह से लगातार पढ़ाई प्रभावित होने का मामला सामने आ रहा है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन यहां शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 18 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। इन 18 पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। प्रभावित हो रही शिक्षा को इससे बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने बताया कि पिछले काफी समय से यह रिक्त पद नहीं भरे जाने की वजह से विश्वविद्यालय के कार्य में दिक्कत हो रही थी, लेकिन शासकीय स्वीकृति मिलने के बाद अब 18 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और विश्वविद्यालय का प्रयास है कि जल्द से जल्द इन नियुक्तियों को पूरी कर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर किया जाए। भाई देखिए, सबसे बड़ा काम तो प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के साथ में किया है। प्रदेश शासन जैसे ही आया विश्व व्यवसाय सरकार के अंतर्गत, तो हमने भी अनुरोध किया था, सबसे बातचीत हुई, तो लगभग 5-6 महीने में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 2020 का जो कानून था, जो पॉलिसी थी, उसको प्रदेश शासन ने कैबिनेट डिसीजन अप्रूव करा दिया और मिस्टर आर प्रसन्ना जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनके निर्देशन में सारे विश्वविद्यालयों ने मिलकर एक काम किया। तो हमने एक प्रदेश एक अध्यादेश हम लाए, समझिए, सारे पाठ्यक्रमों का रिवीजन कराया और कराने के बाद में उन्हें परीक्षाएं भी करा दी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान इतना बड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सबसे पहली परीक्षा कराना और पहले परीक्षा परिणाम देने का भी श्रेय जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को जाता है। इसी प्रकार से वर्तमान में जो पीजी की परीक्षाएं चल रही हैं, तो पीजी की परीक्षाओं को लेकर के भी हमने परीक्षाएं प्रारंभ कर दी और परीक्षाएं चली रही हैं और कुछ परीक्षाओं ने परिणाम भी दे दिए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी गुणवत्ता को ध्यान में रख कर के हुआ है। तो टोटल 35 पद हमारे पास स्वीकृत हैं, उसे 18 पदों के लिए हमको स्वीकृति मिल चुकी है प्रदेश शासन से। उसमें कुछ पदों की नियुक्ति हम जल्दी करने वाले हैं। हमारा प्रयास होगा 2-3 महीने में हम सारे 18 पदों को जो भर दें, जिससे कि जो पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षकों की कमी होती है वो हम दूर कर सकें। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चुचुहिया पारा फ्लाईओवर के पास चलती ट्रेन में एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसका मोबाइल लूटने वाले 3 बदमाशों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी राजकुमार, बाबा खान और यूनुस अली सभी चुचुहिया पारा के रहने वाले हैं। यह घटना गुरुवार देर रात करीब 1:30 पर हुई, जब नैला निवासी वीरेंद्र कश्यप काम खत्म कर घर लौट रहे थे। ट्रेन के गेट पर खड़े वीरेंद्र पर आरोपियों ने डंडे से हमला किया, जिससे वह नीचे गिर गए और उनका मोबाइल भी गिर गया। इसके बाद बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही आरपीएफ ने तेजी से कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया। बाद में उन्हें सिरगिट्टी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उनके खिलाफ लूट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ में और खुलासा होने की संभावना जता जा रही।
झारखंड के गढ़वा निवासी सुप्रीम कुमार की हत्या का सनसनीखेज मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सामने आया है। जमीन विवाद को इस जघन्य अपराध का मुख्य कारण माना जा रहा है। कोटा थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में सुप्रीम, जो कि ट्रेलर ड्राइवर था, 10 मार्च को अचानक लापता हो गया था। इससे एक दिन पहले उसके चाचा ने सुप्रीम के पिता को फोन कर विवाद के दौरान सुप्रीम को जान से मारने की धमकी दी थी। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 5 दिन बाद 15 मार्च को कोल साइडिंग के पास झाड़ियों में सुप्रीम का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर वार कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई, जबकि मुख्य संदेही चाचा फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही इस हत्या के पीछे की असली वजह पूरी तरह सामने आ सकेगी। थाना क्षेत्र में 10 तारीख को एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान सुप्रीम, जो मूलतः झारखंड गढ़वा का रहने वाला था, के रूप में हुई थी। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया गया था तथा मर्ग में पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि युवक की हत्या की गई है। तो कोटा पुलिस के द्वारा हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है तथा कुछ संदेहियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी पतासाजी के लिए टीम रवाना की गई है। उम्मीद है कि मामले में जल्द ही खुलासा किया जाएगा। किसी तरह का कोई विवाद, घरेलू विवाद सामने आया? मामले में सभी एंगल पे जांच की जा रही है, जिसमें एक एंगल ये घरेलू विवाद का भी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ संदेहियों की पहचान की गई है, जिनकी पता तलाश की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। सीपत थाना क्षेत्र में एक युवती से छेड़खानी करने वाले आरोपी राहुल विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 15 मार्च की रात आरोपी ने जबरन उसके घर की बाड़ी में घुसकर अश्लील हरकत की और विरोध करने पर उसका मुंह व गला दबाने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। सीपत पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर धारा 170, 126, 135, 3 BNSS के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में पदस्थ आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त CL जायसवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि शिक्षा कर्मी ग्रेड 3 भर्ती घोटाले में उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 1996 में सरगुजा जिले के वड्रफनगर जनपद पंचायत के तत्कालीन CEO रहे जायसवाल पर आरोप है कि उन्होंने 1998 में शिक्षा कर्मियों की भर्ती में अनियमितताएं की और रिश्वत लेकर अपने चहेतों को चयनित किया। जांच में भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली के प्रमाण मिले, जिसमें अंक हेर फेर कर अयोग्य उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। शिकायत मिलने पर तत्कालीन कलेक्टर ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसके निष्कर्षों के आधार पर ACB EOW ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बलरामपुर ने 2018 में जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और IPC की धारा 120B के तहत आरोप तय किए थे, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उनके तर्कों को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई जारी करने के निर्देश दिए थे और पूर्व में दी गई किसी भी आंतरिक राहत को हटाने का आदेश दिया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि चयन प्रक्रिया में शामिल 9 अन्य सदस्यों ने भी अनियमितताएं की और इंटरव्यू में मनमाने तरीके से अंक दिए। इस फैसले के बाद अब जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। कोंडागांव का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पिछले 2 साल से बंद पड़ा है और अब इसकी हालत जर्जर होती जा रही है। 6.51 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह बस स्टैंड असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है।
जहां शाम होते ही शराबखोरी और स्टंटबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुविधाओं की स्थिति इतनी खराब है कि वॉशरूम, टॉयलेट और दरवाजे टूटकर कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। शहर के यातायात दबाव को कम करने के लिए यह बस स्टैंड बनाया गया था, लेकिन यहाँ सीसीटीवी जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं होने से असामाजिक तत्वों का डर बना रहता है। मीडिया में बस स्टैंड की अव्यवस्था की खबरें सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और 15 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर बस स्टैंड को चालू करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद प्रशासन की सुस्ती से अब तक यह करोड़ों की लागत का बस स्टैंड बेकार पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले के रनबोद गांव में 2020 में हुए तिहरे हत्याकांड के 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी गवाह की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय है तो उसे केवल पीड़ित के रिश्तेदारी के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह मामला 29 जनवरी 2020 को भूमि विवाद से उपजे हिंसक हमले से जुड़ा हुआ है, जिसमें अभियुक्त केजूराम साहू, जोहान साहू, मोहन साहू और विशाल साहू ने संतू साहू, निर्मला साहू और खूबन साहू की हत्या कर दी थी, जबकि कोमल साहू पर जानलेवा हमला किया गया था। सत्र न्यायालय बेमेतरा ने 24 फरवरी 2024 को दोषियों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और धारा 307 के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में दोषियों ने यह दलील दी कि चूंकि मुख्य गवाह मृतकों के परिजन थे, उनकी गवाही को पक्षपातपूर्ण माना जाना चाहिए। साथ ही हत्या का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य भी नहीं था। हालांकि राज्य सरकार ने हत्या को पूर्व नियोजित बताते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और स्वतंत्र गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष के दावे को मजबूत किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद फैसला सुनाया कि यदि कोई गवाह अपराध स्थल पर स्वाभाविक रूप से मौजूद था तो उसके केवल रिश्तेदारी के आधार पर बयान को खारिज किया जा सकता है। अदालत में स्पष्ट किया कि न्याय के लिए गवाही की तार्किकता और सुसंगतता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि उसके पारिवारिक संबंधों को आधार बनाकर उसे अविश्वसनीय माना जाए। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.